तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में, जो कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, जो कि हमें भाग 3 में संविधान में दिया गया है। और हम साथ ही साथ इसमें ये भी जानेंगे कि क्या हमें मरने का भी अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है या नहीं दिया गया, यानी कि राइट टू डाई का भी अधिकार हमारे पास है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल साहित्य जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में, जो कि हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान है। और दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है हमें राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, और राइट टू फ्रीडम में 5 आर्टिकल आते हैं। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 22। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, जो कि कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस अनुच्छेद में, नो पर्सन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सभी के लिए ये चीज़ बनी गई है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या वो भारत का नागरिक ना हो। आर्टिकल 21 में सभी लोग कवर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार प्रदान है। तो दोस्तों यहाँ पे जीवन जीने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जीवन जीना केवल एक पशु की भांति। यहाँ पे जीवन जीने का मतलब है एक सम्मानजनक जीवन जीना और मानव गरिमा युक्त जीवन जीना। दोस्तों एक बहुत ही मशहूर केस था जिसका नाम था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिस केस में कहा गया कि जीवन जीने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि एक पशु के भांति ही जीवन आपको बिताना है। यहाँ पे जीवन जीने का मतलब है कि आपको एक सम्मानजनक और मानव गरिमा युक्त जीवन जीने से है। दोस्तों 2012 में राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की गई, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, प्रदूषण रहित जल एवं हवा का उपयोग करने का अधिकार, और कई सारी चीज़ें और भी इसमें जोड़ी गई, जो कि मानव के सम्मानजनक और गरिमा युक्त जीवन जीने के लिए सही थी। आर्टिकल 21 जीने के अधिकार के बारे में तो बात करता है, परंतु ये संपूर्ण रूप का नहीं है, यानी कि ये जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नेचर का बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि स्टेट अगर चाहे कानून के दायरे में रह के प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हमारी छीन सकती है, परंतु अगर हमें ये लगता है कि स्टेट ने ये कानून के दायरे में रह के या प्रोसीजर नहीं फॉलो किया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। तो इससे हमें यहाँ पे ये बात तो पता चलती है कि स्टेट के पास ये तो अधिकार है कि वो हमारी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीन तो सकता है, पर मनमाना तौर पे बिल्कुल भी नहीं छीन सकता। और अगर इसमें दूसरे टर्म में कहूँ कि आर्टिकल 21 जो है वो आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का यहाँ पे मतलब वो है कि जैसा कानून लिखा है वैसे ही होगा, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, मतलब जो कानून में लिखा है वैसे ही मानना है भाई। तो दोस्तों इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि सीआरपीसी उठा लेते, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वो एक बहुत पुराने समय का है, यानी कि अंग्रेजों के समय का है। तो दोस्तों सीआरपीसी जब बना होगा वो उस सिचुएशन के हिसाब से बना होगा, परंतु आज का समय बहुत अलग है, और अगर हमें ये लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कोर्ट जाना होगा और सवाल उठाने होंगे कि भाई ये जो कानून है आज के समय पे उचित नहीं है, निष्पक्ष नहीं है और सही नहीं है, तो इसे थोड़ा सा चेंज करा जाए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है उसमें लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जैसा कानून लिखा है वैसा ही हमें मानना है, उस पे हम सवाल नहीं उठा सकते। दोस्तों ऐसा ही एक बहुत ही मशहूर केस था जिसका नाम था ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए.के. गोपालन को डिटेन कर लिया गया था प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट के तहत।
तो दोस्तों ए के गोपालन जो है सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने केस फाइल किया और उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो मेरी पर्सनल फ्रीडम का हनन हो रहा है अनुच्छेद 21 के तहत। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट है वो एक लॉ है, वो एक कानून है और उसके तहत जो हुआ है वो सही हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे इस डिसीजन से हमें ये पता लगता है कि जो अनुच्छेद 21 है वो लेजिस्लेटिव एक्ट यानी कि आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्ट को प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। तो दोस्तों अब इसके बाद एक बहुत ही मशहूर केस आया जिसका नाम था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही बेहतर रूप से समझाया। पर पहले हम ये जान लेते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। इस केस में मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और रीजन भी नहीं दिया, बस सिर्फ इतना बोला कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत आपका जो पासपोर्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हमने जब्त कर लिया है। तो मेनका गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल करी और कहा कि ये जो है मेरी पर्सनल फ्रीडम का हनन हो रहा है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो यहाँ पे कोर्ट को ये रियलाइज हुआ कि केवल सिर्फ इतना कह देना कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, ये कोई एक वैलिड रीजन या फेयर रीजन नहीं है। तो कोर्ट ने यहाँ पे जो ए के गोपालन केस में कहा था उसे ओवर रूल्ड कर दिया और ये कहा कि जो कानून में उचित है या सही है या फिर जो जस्ट है, फेयर है, वो चीजें होनी चाहिए। तो अब आर्टिकल 21 में अब ये बात भी शामिल हो गई थी दोस्तों कि जो आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस थे वो भी प्रोटेक्ट हो रहे थे। यानी कि अब इसमें दो चीजें प्रोटेक्ट हो रही थी, एक तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस और एक लेजिस्लेटिव एक्शन, दोनों ही प्रोटेक्ट हो रहे थे। जो एस्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ था उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के रूप में देखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं वो कानून के दायरे में रहकर काम करेगी और हम कानून को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ संविधान हमें जीने का अधिकार प्रदान करता है, तो क्या संविधान हमें मरने का भी अधिकार देता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, मतलब हमारे पास मरने का भी अधिकार है। तो दोस्तों जो हमें मरने का अधिकार मिला है वो अधिकार हमें यूथनेशिया शब्द से मिला है। यूथनेशिया जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका नाम था यूथेनेटोस। यू का मतलब होता है अच्छी और थैनाटोस का मतलब होता है मौत, यानी कि अच्छी मौत। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों यूथनेशिया का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ऐसी लाइलाज बीमारी जिसमें हम वेंटिलेटर पे आ गए हैं और जिसमें हमें प्रोग्रेस ही नहीं दिख रही है ठीक होने की, तो ऐसे पेशेंट को मौत दे दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह नहीं जी पा रहा है, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों दो तरह के यूथनेशिया होते हैं, पहला होता है एक्टिव यूथनेशिया, दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। तो दोस्तों जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। पहले एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि लीथल इंजेक्शन लगा दिया जाता है ऐसे पेशेंट को जिसकी उम्मीद ही ना हो ठीक होने की, यानी कि ऐसा जानलेवा इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। दूसरा आता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि जो पेशेंट अगर हॉस्पिटल में फीडिंग ट्यूब पे है या वेंटिलेटर पे है तो उसका ऑक्सीजन या वेंटिलेटर हटा दिया जाता है और उसकी दवाइयाँ भी बंद कर दी जाती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों हिंदुस्तान में पैसिव यूथनेशिया लीगल है और एक्टिव यूथनेशिया इलीगल माना गया है। तो दोस्तों यूथनेशिया से रिगार्डिंग एक बहुत ही मशहूर केस है जिसका नाम है अरुणा रामचंद्रा शॉनबाग केस। तो दोस्तों इस केस में जो अरुणा थी वो एक नर्स थी और वहीं के किसी वर्कर ने उनका बलात्कार कर दिया था और उनकी गला घोटने की कोशिश भी करी थी। हालांकि वो बच गई थी पर उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी, ना वो खुद कुछ खा सकती थी ना वो चल सकती थी, हाथ पैर और दिमाग ने सबने काम करना उनका बंद कर दिया था। जो वहाँ की नर्सेस थी वो ही ख्याल रख रही थी अरुणा का, और जो अरुणा के माँ बाप थे उन्होंने तक अरुणा को छोड़ दिया था। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक केस फाइल हुआ अरुणा के नाम से और ये कहा गया कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, जीने का अधिकार हमें आर्टिकल 21 प्रदान करता है, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो इनकी जो इनकी ज़िंदगी है वो एक गरिमापूर्ण जीवन तो जी नहीं पा रही है, तो इन्हें यूथनेशिया देख के इनकी जो ज़िंदगी है वही स्टॉप कर देनी चाहिए।
और कोर्ट ने इस चीज़ को अलाउ भी कर दिया। और कोर्ट ने इसकी जो जिम्मेदारी दी वहाँ की नर्सेस को दी, क्योंकि नर्सेज ही उनकी देखभाल कर रही थी। तो नर्सेस को ये बोला गया कि अगर उनकी परमिशन होगी तो वो यूथनेसिया दे के उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म कर सकती हैं। परंतु नर्सेस ने ये करने को मना कर दिया और उनकी लाइफ ख़त्म नहीं करी और कहा कि भाई हमने जैसे अभी तक देखभाल करी है आगे भी हम उनकी देखभाल करेंगे। तो कोर्ट ने कुछ समय बाद ये रियलाइज़ किया कि ये जो यूथनेशिया का जजमेंट था वो एक पर्टिकुलर लेडी पे था। परंतु 2018 में, मार्च 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये चीज़ कह दी कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी इंक्लूड्स राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट एंड डाई विद डिग्निटी, यानी गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए कहा गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अनुच्छेद 21 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अनुच्छेद 21 से लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।